दुनिया में सभी को समानता का अधिकार है। इस दुनिया में जो भी है सभी को समान रूप से जीने का भी अधिकार है। कोई भी प्राणी जब इस संसार में जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उसे कुछ विशेष मानवाधिकार भी मिल जाते हैं। नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी और मेरे साथ है काजोल चौहान। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है 10 दिसंबर को पूरी दुनिया के अंदर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, और इस बार 2022 की जो थीम रहेगी मानव अधिकार दिवस की, वो रहेगी गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय, ये 2022 की थीम है। तो चलिए इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि मानवाधिकार क्या है और किसके क्या अधिकार हैं। तो हमारा जो आज का जो विषय है वो है बच्चों के और महिलाओं के विशेष जो मानवाधिकार है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा में आज हमारे साथ जो विषय विशेष रूप से आमंत्रित हैं, HP हाई कोर्ट से हमारे साथ सुश्री रश्मि जी हैं और उनके साथ है समाज सेविका बिमला ठाकुर जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एंड दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हमारा ये कार्यक्रम लगभग 30 मिनट का रहता है रश्मि जी। तो ये बहुत वास्ट विषय मुझे लगता है ये मानवाधिकार के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे इसकी टेक्निकलिटी के बारे में जानना चाहूँगा कि ये जो मानवाधिकार दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कब से ये चलन शुरू हुआ? जी देखिए, मानवाधिकार पहले तो है क्या? आदमी को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं बिना किसी लिंग, जाति, धर्म, रंग, रूप, वेशभूषा या स्थान के जो है उस पे जो है किसी से जो है भेदभाव नहीं किया जाता है। और ये अधिकार आदमी को जन्म से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि वो एक मानव है, तो इनको मानव अधिकार का नाम दिया गया है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले 539 BC में आपके साइरस द ग्रेट हु कॉन्कर्ड द बेबीलोन, सिटी ऑफ बेबीलोन, आप लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कॉन्कर कर लिया तो उसके बाद सारे प्रिजनर, वॉर प्रिजनर्स जो थे उनको उन्होंने आज़ाद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि किसी को भी गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए और सभी लोगों को है स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। तो वहाँ से जो है एक उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले जो है मानवाधिकार की शुरुआत हुई। और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे श्री रूजवेल्ट जी, उन्होंने भी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मानव अधिकारों का उल्लेख किया। और देखा जाए तो ब्रिटेन में जो है सबसे पहले मानवाधिकारों की बात कही गई, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। वहाँ के तत्कालीन राजा ने जो है मानवाधिकारों का उल्लेख किया। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत में जो है सबसे पहले द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में पारित हुआ और उसके अंतर्गत जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस की स्थापना की गई। जी मैम, आपने मानवाधिकार के बारे में बताया और जिस तरीके से आपने पूरी तरह से मानवाधिकार की पृष्ठभूमि के बारे में हमें अवगत करवाया, परंतु मैं जानना चाहूंगी महिलाओं के अधिकारों के बारे में, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो भी महिलाओं पर रिलेटेड है। तो महिलाओं के विशेष अधिकार या फिर मानवाधिकार क्या कुछ है? जी देखिए काजोल जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मानव अधिकार बिना किसी जाति, लिंग, भेदभाव के सभी को प्राप्त है जी। तो इसमें आप ये कहना गलत ही होगा कि मानव अधिकार, महिलाओं के मानव अधिकार क्या है, क्योंकि मानव हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, वो मानव है तो उसे मानव अधिकार प्राप्त है। बाकी रही बात कि महिलाओं के लिए क्या अधिकार हैं, वो स्पेशल अधिकार अलग से दिए गए हैं, वो कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप मानव अधिकारों की बात करें तो मानव अधिकार जो है सभी को समान रूप से दिए गए हैं। जो मानव अधिकार है वो 6 प्रकार के हैं। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का मतलब ये है कि जब कोई आदमी जन्म लेता है तो उसे जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाता है या प्राप्त होता है, जो उसे जन्म से ही मिलता है। फिर आपका है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में जो है आदमी की स्वतंत्रता और उसको जो समानता का अधिकार दिया गया है, डिग्निटी है, जिसे आप गरिमा जैसे आप कह रही थी, तो वो अधिकार प्राप्त है। और आपका है नागरिक अधिकार। तो नागरिक अधिकारों में वो अधिकार आते हैं जो आपको राज्य द्वारा दिए जाते हैं।
और राइट टू एजुकेशन हो गया, ये भी आपको राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। और उसके बाद आपका आता है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। जी। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि आपको अपने जीवन यापन के लिए कोई भी कार्य करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जी। और आपका जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं वो आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। और आपका जो भी ट्रेडिशन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इंश्राइंड हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के रूप में इनको जाना जाता है। रश्मि जी, आपकी बात पर मैं अभी आऊँगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आपने बात कही है कि कौन कौन से मानवाधिकार है, मौलिक अधिकारों की आपने बात की है। अब मैं कार्यक्रम में विमला जी को भी जोड़ना चाहूँगा। विमला जी, क्योंकि आप एक समाज सेविका हैं और आपके साथ बहुत सारी इस तरह से विमन भी जुड़ी हुई हैं, महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप किस तरह का कार्य कर रही हैं और क्या आप किस तरह का कार्य क्षेत्र आपका रहता है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं। हमारी संस्था का नाम कनेक्टिंग लाइव्स है जी। और इस संस्था में हम जो भी विडो, डाइवोर्स्ड और जिन महिलाओं ने शादी नहीं की होती उन महिलाओं के लिए हम लोग कार्य करते हैं। और जो विडो, डाइवोर्स्ड लेडीज हैं उनके बच्चों की एजुकेशन का हम लोग ध्यान रखते हैं कि अगर किसी का बच्चा है वो काफ़ी होशियार है पढ़ने में और आगे कुछ करना चाहता है तो उन बच्चों की एजुकेशन का पूरा खर्चा हम लोग देते हैं। और ताकि वो कोई भी ऐसी कोई किसी भी वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से कहीं उन बच्चों का कैरियर ख़त्म ना हो जाए तो उनको हम जैसे कि किसी बच्चे ने NIT करना है या कोई बच्चा उसमें पॉलिटेक करना चाहता है या ITI करना चाहता है हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ तक हम उनका खर्चा देते हैं। तो ये जो कनेक्टिंग इंडिया जो आपकी संस्था है, कनेक्टिंग लाइफ जो आपकी जो संस्था है, इसको फिर ये जो पैसा है ये कहाँ से आता है? फिर ये जो पैसा आता है ये हमारे जो मेंबर्स हैं हम लोग आपस में इकट्ठा करते हैं। सरकार की ओर से भी कोई आपको विशेष आपको इसमें मिलता है कुछ? नहीं, सरकार की तरफ से अभी तक हमने इस तरह की कोई मदद सरकार से ना तो ली है, हमने डिमांड भी नहीं की है। तो शायद अगर हम मांगेंगे तो सरकार तो देगी। जैसे कि आपने बात कही है कि आप विडोज को लेकर, उनके बच्चों को लेकर और भी जो चीजें रहती है उसको लेकर आप काम करती हैं, तो किसी ने आपकी संस्था से जुड़ना हो या आपको पता चल जाता है, आपको कैसे पता चलता है कि आपकी संस्था है या फिर कैसे आपको अप्रोच करते हैं लोग? मेरा नंबर जैसे कि काफ़ी महिलाओं के जो हैं उनकी हमने न्यूज़ पोर्टल वालों ने खबरें की है तो उन खबरों की वजह से मेरा जो फ़ोन नंबर है मैक्सिमम पूरे प्रदेश में ही फैला हुआ है जी। तो आगे से आगे वो नंबर मेरा आगे चला गया है। तो इस वजह से जो महिलाएं खुद ही मुझे कांटेक्ट करती है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे एक की मदद की तो आगे जैसे एक डिपार्टमेंट में किसी एक महिला को पता चलता है तो आगे वो 10 महिलाओं को नंबर दे देती है। काजोल, मुझे लगता है कि हमें मैडम बिमला से थोड़ा सा इस बारे में बात करनी चाहिए कि जब इस क्षेत्र में आदमी जुड़ता है तो बहुत सारी मुश्किलें भी आती है। फिर आपको तो थोड़ा सा हमें बताएंगे आपको किस तरह की मुश्किलें इसमें आती हैं, खासकर अधिकारों को लेकर, कि जैसे आज हम विषय पे बात कर रहे हैं, मानवाधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब आपको पता रहता है कि इसके अधिकारों का हनन हो रहा है या बाकी मुझे कोर्ट में जाना चाहिए या मुझे ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाना चाहिए या विमेन राइट कमीशन में जाना चाहिए? हमारे साथ काफ़ी महिलाएं इस तरह की आती है जिनको कि घरेलू, जिनके साथ के जिनका कोर्ट, जिनको ये लगता है कि जो घरेलू हिंसा की शिकार रहती है, जिनके के हस्बैंड ने झगड़ा करके वाइफ को घर से निकाल दिया है और उनके बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आज की डेट में उनको 14 साल हो गए कोर्ट में केस लड़ते हुए, लेकिन अभी तक भी उनको जस्टिस नहीं मिल पाया है। जबकि पूरी तरह से कोर्ट में वो भी प्रूफ देते हैं कि उनके हस्बैंड ने शादी कर ली है दूसरी, और खर्चा भी उनको पूरा नहीं दे पाता है कोर्ट। जबकि उस जो खर्चा उनका लगा हुआ है उसको भी मेरे ख्याल 14 साल हो गए, तो उसमें से मेरे ख्याल 1 साल ही उन्होंने खर्चा दिया होगा, तो उसके बाद उन्होंने खर्चा भी नहीं दिया हुआ है। विमला जी जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और इसीलिए ज्यादा कुछ जानती हैं, लेकिन रश्मि जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इनकी बातों से कितना वास्ता रखती हैं? जी देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे मानवाधिकार पे, तो मानवाधिकार आयोग इसीलिए बनाया गया था कि वहाँ पर अगर ये नहीं कि आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन किसी और दूसरे के साथ भी आप गलत होता हुआ देखते हैं तो कंप्लेंट कर सकते हैं। और बाकी रही बात इनके कहने की कि नहीं न्याय मिलता है, तो न्यायिक प्रक्रिया देखिए लंबी है और स्लो भी है। वो सभी को पता है कि बहुत सारे मामले जो हैं वो न्यायालय में पेंडिंग पड़े हैं। तो इसके लिए वुमेन राइट्स कमीशन, आपने जैसे महिलाओं की स्पेशली बात की, तो उनके लिए और भी जो है आयोग बनाए गए हैं कि वहाँ पे वो अपनी शिकायत कर सकती हैं। और
जो आपके ह्यूमन राइट्स की बात है तो उसके लिए तो बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, फिर आपका पॉक्सो एक्ट है जो वो भी देखिए बच्चों के लिए अधिकारों के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ जी। सबसे पहले तो आम नागरिक को, आम आदमी को ये जरूरी पता होना चाहिए कि जी। उसके राइट्स है क्या क्या है। उसको पहले अपने फंडामेंटल राइट्स या फिर ह्यूमन राइट्स, जी। मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स का है, क्या है, कहाँ पे मुझे जाना है, कौन सा मुझे कोर्ट में जाना है, कौन सा दरवाजा खटखटाना है जी मुझे। बिल्कुल सही आपने कहा। और जो मानव आयोग जो बनाए गए हैं उनका काम ही है, और जस्टिस फॉर ऑल जो हमने बात की तो वो यही जो है उनका लीगल लिटरेसी जो अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, और वहाँ पर उनको जो है इस बारे में अवेयर किया जाता है कि आपने अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपने कहाँ जाना है, कहाँ कंप्लेंट करनी है। और जैसा कि मैडम बिमला जी एनजीओ चला रही हैं, तो एनजीओज का भी ये काम होता है कि वो गांव-गांव जाकर और सभी जगह जैसे जाते हैं ये लोग, तो वहाँ पे अवेयर करते हैं लोगों को कि आपने कहाँ पर जाकर कंप्लेंट करनी है अगर ऐसा कुछ होता है, मामला आता है तो। जी रश्मि जी, जिस तरह से आपने बच्चों की बात यहाँ पर की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात की, मैं ये जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए भी कुछ मानवाधिकार जरूर बने हैं और स्पेशल अधिकार जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो भी जरूर बने होंगे। बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होती है। आखिरकार बच्चों के लिए क्या कुछ स्पेशल अधिकार है, क्या उनके मानवाधिकार में आता है, उसके ऊपर भी आप कृपया नजर डालें। जी बिल्कुल, जैसा कि जब आदमी जन्म लेता है तभी से उसके मानवाधिकार होते हैं, तो लेकिन बच्चों के लिए जो है वो राइट टू एजुकेशन और उनकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो, तो उनको काम पे नहीं रख सकते हैं 14 वर्ष से छोटे बच्चों को। तो इस तरह के जो है कानून बनाए गए हैं। और जो पॉक्सो एक्ट की मैंने बात की, तो बच्चों का यौन शोषण रोकने के लिए भी जो है पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, जो मानवाधिकार है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे भी बहुत सारे जो हैं अधिनियम बनाए गए हैं। और इसी दिशा में जैसे कैदियों के भी बहुत अधिकार होते हैं, तो जेल अधिनियम 1894 भी बनाया गया था, और ये सबसे पुराना एक्ट है जी। क्योंकि कैदियों, जो हम आम इंसान हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कैदी की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो कैद में है तो उसे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता है, उसका मानवाधिकार एक तरह से नहीं है अब। लेकिन कैदियों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि अपने परिवारजन से वो मिल सकते हैं, कोई उनके घर में कार्यक्रम है तो वहाँ जा सकते हैं, पैरोल का उनको जो है अधिकार दिया गया है, जमानत का अधिकार दिया गया है। ये जो अधिकारों की बात कर रही हैं, ये मानवाधिकार में आते हैं या फिर हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं या फिर नैतिक अधिकार में आते हैं? जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रही हूँ कि जो हम कैदियों के अधिकारों की बात करें, ये मानवाधिकार में आते हैं। ये जो कैदी हैं, क्योंकि उनका स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया है, और खास करके जो अधिकार जो मुझे लगता है कि जो अंडर ट्रायल्स के लिए, कि उनको आप तब तक अपराधी नहीं मान सकते जब तक कि वो साबित ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि उनको जो है जो अपना मनपसंद काम चुनने का अधिकार है, और उसका जो है मजदूरी भी दी जाती है। और जो सेशन जज हैं उनका क्षेत्राधिकार रहता है कि वो जेलों की विजिट करते हैं, और वहाँ का खाना वगैरह सब जो है उनका प्रॉपर है या नहीं वो सब देखा जाता है, और जेल में उनके साथ किसी तरह का टॉर्चर या ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो ये जो है मानवाधिकार के अंतर्गत आता है। और बाकी महिलाओं और बच्चों के लिए तो और भी कई सारे अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि अब मैडम बिमला बता रही हैं कि उनके पास घरेलू हिंसा की शिकार औरतें आती हैं, तो उनके लिए तो 498A अब सबको ही, अब तो बहुत सारे जो है इस मामले इस तरह के बहुत आ रहे हैं, तो अब सब अवेयर हैं इस बारे में। तो इस तरह जो है न्याय हो रहा है। बाकी मानवाधिकार की अगर हम बात करें तो मैं आपसे आऊँगा आपके पास बिमला जी, एक चर्चा में मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए 10 दिसंबर को, जैसे कि आपको पता है कि मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, आप इतनी बड़ी संस्था चला रही हैं, आपके साथ इतनी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और खासकर आपने विडोज की बात कही है, और भी बहुत सारी दूसरी महिलाएं भी होंगी। तो किस तरह की जो मुश्किलात हैं, किस तरह की मुश्किलात उन महिलाओं को आती है, और उसको फिर आप कैसे सॉल्व करती हैं, कहाँ लेकर जाती हैं, किससे सलाह मशवरा करती हैं, हमारे दर्शकों को बताएं आप। जिस तरह से आपने बताया कि विडो डाइवोर्स महिलाओं के लिए हम लोग कार्य करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम क्या रहता है कि ज़्यादातर विडो लेडीज़ का तो उतना नहीं रहता है, उनका तो वही रहता है विडो लेडीज़ का कि उनके क्या कहते हैं मैक्सिमम कि उनके बच्चों की एजुकेशन का ही रहता है, और उनका हेल्थ से रिलेटेड, और दूसरा है कि उनके घर में राशन की कमी ना हो, उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं जी। लेकिन जो जिनका डाइवोर्स का केस चला होता है उनमें हमें दिक्कत आती है, क्योंकि मैक्सिमम जो डाइवोर्स लेडीज़ होती है उनका क्या होता है कि उनकी जो कानूनी जो
प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है, और उस प्रक्रिया के दौरान ही अब एक महिला है, उसके 6 और 7 साल का बच्चा है, और 14 साल उस कानूनी प्रक्रिया में लग जाते हैं, और उसको अगर एक ही बारी खर्चा मिला है, उसके बाद उसको खर्चा भी नहीं मिला है, तो आप ये सोचो कि उसके बच्चे आज की डेट में मतलब जो 7 साल का है, 14 साल उसमें प्लस करके कितने साल के वो बच्चे हो गए होंगे। तो उस पीरियड के दौरान अगर उसको वो खर्चा भी नहीं मिल रहा है, तो उस महिला ने उन बच्चों को कैसे आगे उसको। जो लेडीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जो भी आपके जुड़े हैं, क्या उनको ये पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, उनके मानवाधिकार क्या हैं? उनको इसके बारे में कोई जानकारी रहती है कि किसके पास जाया जाए? ये पुलिस स्टेशन में जाया जाए, या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाया जाए, या विमेन राइट कमीशन में जाया जाए, या फिर कहीं और जाया जाए? एक्चुअली वीमेन राइट्स में भी अगर वो जाती है तो उनका केस कोर्ट में ही जाता है, और कोर्ट में केस जाने का मतलब यही है कि वो एक कानूनी प्रक्रिया चलेगी जो कि बहुत लंबी रहेगी, और उस कानूनी प्रक्रिया को 10, 12 या 14 साल अगर सॉल्व होने में लगते हैं, तो उस पीरियड में जो बीच का जो पीरियड आता है, उस पीरियड में वो बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ के लिए और अपने घर की रोटी वो कैसे चला रही है वो वही जानती है। तो उस पीरियड के दौरान जो महिलाएं हमें उस एज के जो बच्चे होते हैं, उनकी माएँ जो हमें जब कांटेक्ट करती है, तो उनका जो एजुकेशन का जो खर्चा रहता है वो सारा हम लोग अपने आप हम लोग उसको खर्चा जो है बच्चों का वो हम देते हैं। अभी तक आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? इस तरह के केसेस में तो महिलाएं हमारे पास मेरे ख्याल 25-30 के करीब महिलाएं जुड़ी है, और जो बच्चे और अदरवाइज कितनी है? अदरवाइज वैसे 700 से 800 महिलाएं हैं जो 700 से 800 केस आप सॉल्व कर चुकी हैं? नहीं, केस नहीं सॉल्व कर चुके हैं। जो हमारे बेनिफिशियर है, जो मेंबर्स है, जो विडो और डाइवोर्स्ड है और जिन्होंने शादी नहीं की है, वो महिलाएं 700 to 800 हमारे साथ जुड़ी हुई है। और जो ये कनेक्टिंग लाइव्स की आप बात कर रहे हैं, ये किस क्षेत्र में कार्य करता है? हिमाचल प्रदेश से बाहर कहाँ तक? अभी हिमाचल प्रदेश में कार्य करता है, और पूरे हिमाचल से महिलाएं हमें कांटेक्ट करती है, कानूनी सलाह के लिए भी कांटेक्ट करती है, या किसी के बच्चे छोटे हैं तो अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी काम के लिए भी वो कांटेक्ट करती है। और खासकर लीगल, अगर किसी का कोर्ट केस चला है, कोई 2 बहनें एक ही घर में ब्याह दी गई है, और किसी एक के साथ अगर प्रॉब्लम आती है तो दूसरी बहन को भी घर से निकाल दिया जाता है। इस तरह के केसेस भी हमारे पास है। तो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों की एजुकेशन के लिए लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। तो या तो हम उसी एरिया में कोई हमारा अगर मेंबर है, जैसे कोई कांगड़ा से हमें कांटेक्ट करता है कि नहीं इस तरह से कुछ केस है, तो वहीं हम एडवोकेट से कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे लीगल एडवाइजर है वो यहाँ से इतनी दूर कांगड़ा नहीं जा सकते, और उनके बच्चों की एजुकेशन की हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और उनका जो केस होता है, जो कोर्ट में केस भी चलता है, उसमें जो एडवोकेट हमारी रहती है, अगर शिमला में केस है तब तो हमारी एडवोकेट यहीं फाइट करती है, लेकिन वहाँ भी जो हमारे एडवोकेट रहते हैं जो जान पहचान के, तो वो खाली पेपरों का जो पेपर्स का खर्चा होता है वही लेते हैं, बाकी उनसे फीस नहीं ली जाती है। रश्मि जी देखिए, हमें एग्जाम्पल देने की अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है, ठीक है। अब हम हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी के, आपने सारी बात इनकी सुनी है कि किस तरह से इनके पास केसेस आए हैं, किस तरह से जो महिलाएं हैं इनको अप्रोच करती हैं। ये तो वो लेडीज हैं जो जिनको पता है, ऐसे बहुत सारे और भी होंगी, कोई घरेलू हिंसा का शिकार होंगी, कोई दूसरे से भी शिकार होंगी, अब उनको अपने अधिकारों का पता नहीं है। तो इस मामले, क्योंकि आपने इनकी बात को बहुत ध्यान से, मुझे लग रहा था आपने सुन रही थी, अब तो क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आप सामाजिक कुरीतियों की बात कर रहे हैं। अब ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो समाज के द्वारा ही हटा सकते हैं। सरकार तो सिर्फ कानून बना सकती है और न्यायालय न्याय दे सकता है, यहाँ अधिकार है, वहाँ कुरीतियाँ भी है। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आप जो बात कह रहे हैं अभी कि अवेयरनेस, तो अवेयरनेस के लिए देखिए दूरदर्शन पे कितने प्रोग्राम्स आते रहते हैं। मैं खुद देखती हूँ कि आपकी कानूनी सलाह प्रोग्राम आता है, उसमें भी बार बार यही बताया जाता है कि कहाँ आपको शिकायत करनी है, कहाँ जाना है। और जैसे कि इनकी भी एनजीओ है, तो और भी एनजीओज चल रही है प्रदेश में। सिनेरियो में देखना चाहता हूँ, क्योंकि हम ना प्रदेश की बात कर रहे हैं ना देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया की एक तरह से ग्लोबल समस्या है, ये तो पूरी ग्लोबली चलती है। आप एग्जांपल लीजिए, देखिए आपके हेल्पलाइन नंबर्स सरकार के द्वारा कहाँ कहाँ सब जगह होर्डिंग्स लगी हैं, सब जगह वो प्रसारित किए जाते हैं कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करें। 1098 तो बहुत इजी नंबर है, सबको शायद मुझे लगता है कि याद हो गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है या गुड़िया हेल्पलाइन नंबर। तो इस तरह से अपने कोशिश की जाती है कि लोग अवेयर हों। और जहाँ तक अवेयरनेस का सवाल है तो वो एजुकेशन से आती है। जितने लोग एजुकेटेड होंगे तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, और जितने भी समाज सेवक है या दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, उसके माध्यम से जो है लोगों को अवेयर किया जाता है। रश्मि जी, आपने अभी हम लोगों से बातचीत की
चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ओर भी जाना चाहती हूँ। आप देखते हैं कि भारत भी इससे अछूता नहीं है, और साथ ही साथ आप बच्चों की और महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा देखती है। तो इस तरीके को, इस समस्या को आप किस तरह से देख रही हैं इस समय? देखिए, वही बात है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, और ये तो ऐसा है कि सामाजिक बुराइयां, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अपराध हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अपराध खत्म हो गया है या मानवाधिकार है तो अपराध नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कानून बनाए गए हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए भी एक्ट पारित किया गया, और उसके अंतर्गत जो है प्रोविजंस दिए गए हैं, और उनके लिए सजा का भी प्रावधान है। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसमें जो है दोषी को सजा का प्रावधान है, और सजा दी जाती है 3 साल इसमें जो है कैद की सजा का प्रावधान तो है। लेकिन विमला जी देखिए, क्योंकि आपके साथ इतनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और काफी समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, मैं तो ये कहूँगा। जहाँ पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है वो सीधा आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। आपने कहा कि जो विडोज हैं या फिर जो दूसरी प्रताड़ित महिलाएं हैं वो आपको अप्रोच करती हैं, आप वकीलों से भी सलाह लेती हैं। तो आपने इस तरह से कभी कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है स्वयं जाकर, क्योंकि अब तो मुफ्त वहां पर कानूनी सलाह भी मिलती है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानूनी सलाह वहाँ पे मिलती है, लेकिन अक्सर उनको ये डाउट रहता है, महिलाओं को खुद भी डाउट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सरकारी वकील हो, वो जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया लंबी चलती है, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सरकारी वकील है उसी तरह से ये भी कहीं हमारे केस को कोई डावाडोल, आई एम सॉरी टू से, कि डावाडोल ना कर दे, या कहीं ऐसा ना कर दे कि इसमें भी वो स्लो ना हो जाए। इस करके वो प्रेफर करते हैं कि बजाय सरकारी वकील के हम लोग प्राइवेट जो अपना वकील है उसी को किया जाए। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारी जो एडवोकेट है वो हम लोग अपनी जो भी महिलाएं हमें अप्रोच करती है उनसे हम फीस नहीं चार्ज करते, उनसे खाली हम पेपरों की ही फीस लेते हैं। लेकिन उनके और भी तो है ना, उनकी आपने हेल्थ भी उनकी देखनी है, उनकी अपने शिक्षा भी देखनी है, खान पान भी देखना है, और भी उनके बहुत सारे राइट्स हैं, वो भी तो आपको देखने हैं। आप अकेले वही थोड़ी देखना कि उनकी कानूनी उनको वो सलाह दे जाए। हम कानून हेल्थ में तो वो घर से निकाली गई हैं, एक तरफ से वो विडो भी हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। नहीं, एक्चुअली हेल्थ का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। कोई भी महिला अगर हमारे हॉस्पिटल में अकेली है और वो मतलब पैसा उसके पास नहीं है और उसकी जो हालत है वो मतलब बीपीएल में आती है, गरीबी रेखा से नीचे की है, तो ऐसी महिलाओं को हम हॉस्पिटल में फ्री में देखते हैं और खुद ही लुक आफ्टर करने भी जाते हैं, और उनको जो मेडिसिन है, हॉस्पिटल का जितना खर्चा है वो सारा हम ही खुद देते हैं। और उसके अलावा अगर कोई महिला, हमें ऐसा लगता है कि जैसे शिमला में कोई महिला रह रही है और अपने बच्चों के साथ रह रही है, छोटी सी एक नौकरी कर रही है और 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह अगर मिल रही है, तो उसमें 4-5 हज़ार रुपये अगर वो किराया दे रही है, तो कैसे बच्चों की एजुकेशन और राशन, घर के सारे खर्चे पूरे करने मुश्किल होते हैं। तो उनको हम राशन भी, हम लोग जो खाली डिपो का राशन, उसका जो पैसा है या तो हम उनके डिपो के जो डिपो वाले होते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, या उन महिलाओं को डिपो का जितना खर्चा होता है उनके अकाउंट में हम लोग उतना पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि वो अपने राशन का। रश्मि जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास क्योंकि समय की कमी रहती है, मात्र आधे घंटे का कार्यक्रम रहता है, क्योंकि मानवाधिकार दिवस आपको पता है कि 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो मोटा मोटी हमारे दर्शकों को ये बताओ कि ऐसे वो कौन से अधिकार है जिनके बारे में हर एक हमारे दर्शकों को उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है? जी, 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में जो है मनाया जाता है, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि 1948 में यूएन की जनरल असेंबली में जो है इनका उल्लेख किया गया, एक उद्घोषणा जो थी वो पारित की गई, जिसमें 30 अनुच्छेद थे। तो उसके अनुसार जो है आदमी को स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब जो है बेसिक जो आदमी के अधिकार होते हैं वो मानवाधिकार के रूप में प्रदान किए गए। और ऐसा है कि जैसे जैसे आगे डिफाइन होता रहा कि और क्या अधिकार हो सकते हैं, जैसे जेलें बनी, फिर कैदियों के अधिकार आए, फिर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो महिलाओं के अधिकार आए, तो इस तरह से जो है बच्चों के अधिकार आए। तो मानवाधिकार जो है वो बहुत वास्ट हाँ जी, लेकिन इस दिशा में जो है काम भी होता रहा। तो जो ये कमीशंस बनाए गए हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है या आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल लेवल पे है, और जस्टिस फॉर ऑल में जैसे कि मैडम ने कहा कि थीम है इस बार का, तो उसमें है कि सबके लिए न्याय। तो सबके लिए न्याय के लिए भी जो है आपके लिए बनाए गए हैं,
अब ये एक कंसेप्ट चला है कि हर घर द्वार न्याय, कुछ इस तरह से। जी, तो जी। वो यही है कि हर जगह जो है कैंप कोर्ट्स होते हैं, आपको एक जगह जाने की जरूरत नहीं कि मुझे कोर्ट जाना है। कैंप कोर्ट्स हर जगह लगते हैं और घर द्वार जो है न्याय देने का जो है कार्य किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो है हर आदमी को मुफ्त न्याय व्यवस्था का भी जो है, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। हाँ, और जागरूकता अपनी बहुत जरूरी ड्यूटीज है। के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे जी। में, अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में हर एक को पता होना चाहिए कि जी। क्या कुछ है। मैडम विमला, लास्ट आप कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों से साझा करना चाहती मैं हैं? एक सवाल जरूर जी, पूछना जी, जी, चाहूंगी जी। इनसे, और मेरा ये सवाल आपसे रहेगा और आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप एनजीओ में कार्य कर रही हैं और आपके पास बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकारी संस्थाएं कितना हेल्प करती है और किस तरीके से वो कार्य कर रही हैं और क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो जो मुझे ये लगता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, मैं जो शुरू में भी मैंने आपको रेफरेंस दिया कि एक महिला का अगर 6 साल का बच्चा है और एक 8 साल का है, और उनकी कानूनी प्रक्रिया में अगर 14 साल लग जाते हैं या 16 साल लग जाते हैं, तो उस प्रक्रिया में भी अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो वही बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी एज कितनी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो तेज़ होनी चाहिए और फास्ट जो केसेस है वो तेज़ी से निपटने चाहिए, ताकि उनके जो बच्चों के राइट्स है, उनका जो एजुकेशन का राइट है, जो कि अभी रश्मि जी ने बताया मानवाधिकार में आता है, तो उस राइट का वो प्रॉपर उसका फ़ायदा उठा पाए और उनको जो उनका जो खर्चा है वो उन्हें लगे। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छी अपनी बात इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। रश्मि जी, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी जितनी 30 मिनट के अंदर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते थे देने का प्रयास किया, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बिल्कुल, फिर मुलाकात होगी आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार।